नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर परवेज आलम। ये मन की बात जो पढ़ते हैं आखिर कैसे पढ़ा जाता है? बागेश्वर वाले बाबा की तरह आप भी जान सकते हैं दूसरे के मन की बात। जी हां, मैं ये नहीं कहता हूं किसी के बारे में या किसी की भावना का मैं आहत नहीं कर रहा हूं। जी हां, साइंटिफिकली क्या रीजन है इसके पीछे? जी हां, क्या सच में ये ईश्वरीय शक्ति है या फिर कोई साइंटिफिकली कारण हो सकता है इसका? जी हां, बागेश्वर धाम सरकार लोगों के मन की बात को रीड कर लेते हैं। वो लोगों की समस्या सुनने से पहले ही कागज पर लिखकर उसके सामने पर्ची को रख देते हैं। जी हां, वही एक्सपर्ट का दावा है कि यह एक तरह का आर्ट है, यानी कि कला है, जिसमें लोगों के मन की बात को पढ़ लिया जाता है। योग के सहारे भी इस तरह की क्रिया सीखी जा सकती है। जी हां, बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के मन की बात को पढ़ लेते हैं। भक्त जो हैं उनके दरबार में अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं। जिन लोगों की अर्जी महाराज के दरबार में मंजूर होती है, उनको बाबा क्या करते हैं, सामने आकर अपनी समस्या बताते हैं। लेकिन समस्या सुनने से पहले ही बागेश्वर महाराज जो है एक कागज पर उनकी समस्या को लिखकर बता देते हैं पहले ही। यही कारण है कि लोग बागेश्वर धाम सरकार को चमत्कारी कहते हैं। हालांकि बागेश्वर सरकार यह कहते हैं कि हमारे दरबार में आस्था के साथ आए, किसी भी चमत्कार की उम्मीद में नहीं। लेकिन बड़ा सवाल दोस्तों यह है कि आखिर बागेश्वर सरकार लोगों के मन की बात को कैसे पढ़ लेते हैं? जी हां, एक्सपर्ट का दावा है कि यह एक आर्ट है जिसे मेंटलिस्ट कहा जाता है। जी हां, आपने सुना होगा एक सुहानी शाह के बारे में, उन्होंने भी यह दावा किया था कि यह एक आर्ट है, यह एक कला है। वो भी जो है बिल्कुल आपने देखा होगा वीडियोस के माध्यम से। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, सुहानी शाह जो है वो भी लोगों की बातों को रीड कर रही हैं। आर्ट में लोगों के चेहरे पढ़ने का हुनर डेवलप किया जाता है। इस आर्ट के जरिए आप भी किसी के भी चेहरे का भाव पढ़कर उसे बता सकते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। देश और दुनिया में कई ऐसे मेंटलिस्ट हैं जो इस तरह का आर्ट को जानते हैं। इस आर्ट को सीखने में काफी समय लगता है। एक मेंटलिस्ट जिसके बारे में मैंने आपको कहा है, वो भी एक मेंटलिस्ट ही है, सुहानी। जी हां, उनको लगभग ये आर्ट को सीखने में तकरीबन 1 साल का समय लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, क्यों कुछ लोग फिर इसे ईश्वरीय शक्ति मानते हैं, आइए जानते हैं। तब तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन को दबावें, ताकि रोज आपको इसी तरह की इंटरेस्टेड जानकारी वाला वीडियोस आपको अपने आप मिलता रहे। डियर फ्रेंड्स, बात शुरू होती है मेंटलिस्ट सुहानी शाह। जी हां, उसने कहा इस कला को आर्ट, यानी कि इस जो ये पढ़ने की जो पद्धति थी, उसने इनको एक आर्ट कहा, उसने इनको कला कहा। कुछ लोग इसे अंधविश्वास से जोड़ लेते हैं, तो कुछ लोग इसे ईश्वरीय शक्ति भी मानते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस आर्ट के जरिए आप भी दूसरों के चेहरे का भाव को पढ़ना सीख सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपका अनुभव हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, फिर आपका प्रिडिक्शन सटीक बैठने लगता है। जी हां, अगर योग की बात करें तो योग के सहारे भी इस तरह की क्रिया सीखने का उल्लेख है। अगर आप योग करते हैं तो योग के सहारे मन को पढ़ने की क्रिया भी सीख लेते हैं। आपने देखा होगा योग के माध्यम से भी जो है एक दूसरे की मन की बात को पढ़ते हुए। योग में मन शक्ति योग के बारे में बताया गया है। इस योग के सहारे आप साधना करके दूसरे के मन को भी पढ़ सकते हैं। योग की साधना के नियम अनुसार करने से आप दूसरे व्यक्ति को के मन को सटीक तरीके से आप रीड कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यह साधना बहुत ही सरल होती है। योग से जब आप अपने मन की स्थिति को जब एकाग्रचित कर लेते हैं, तब आप दूसरों के मन को आसानी से रीड कर सकते हैं। जी हां,
अब आइए जानते हैं कि बागेश्वर महाराज जो है कब और क्यों और किस वक्त और कैसे सुर्खियों में आते हैं। बागेश्वर महाराज की कथा का आयोजन नागपुर में किया गया था। जी हां, मैं आगे बताऊंगा। इस दौरान अंधविश्वास के खिलाफ काम करने वाली एक संस्था के संस्थापक श्याम मोहन ने बागेश्वर महाराज पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाता है और वे उन्हें चुनौती देते हैं। इसके बाद बागेश्वर महाराज 2 दिन पहले ही कथा समाप्त करके नागपुर से वापस आते हैं। बागेश्वर महाराज की कथा की बात करें तो कई शहरों में होती ही रहती हैं। उन्होंने उस वक्त उस आरोपों पर सफाई देते हुए कहा था कि चुनौती देने वाले, उस समय उनकी कथा रायपुर में होने वाली थी, उन्होंने कहा कि चुनौती देने वाले रायपुर में हमारे दरबार में आ जाए। कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि इस संसार में जो भी घटित हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। हर व्यक्ति अलग अलग समय पर अलग अलग बातें सोचता है, बात सही है। उसके मन के विचार अलग अलग हो सकते हैं, आदि आदि आदि, पर दिमाग में चल रही इन बातों को सामने वाला व्यक्ति अगर जान ले तो ऐसा शायद मुश्किल ही होता है। लेकिन इन दिनों की बात करें तो बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसी बात को लेकर तो काफी चर्चा में है, क्योंकि उनके भक्तों की बात को अगर माने तो वो बिना किसी से पूछे उनके मन में चल रहे तमाम तरह के विचारों को पढ़कर बता देते हैं। उनके घर में कौन सी घटना हो रही है और कौन सा सामान कहां पर रखा है ये भी बता देते हैं। अरे भाई, बिना सामने वाले व्यक्ति के बताए उसका मोबाइल नंबर तक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बता देते हैं। ऐसे में आपका सोचना बिल्कुल लाजमी है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या बाबा सच में चमत्कारिक है या फिर इसके पीछे माइंड रीडिंग छुपी हुई है? तो चलिए जानते हैं, अगर ये माइंड रीडिंग है तो फिर ये क्या है और ये होती कैसे है। माय डियर फ्रेंड्स, दरअसल माइंड रीडिंग का मतलब होता है बिना जाने सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना। बिना किसी साधना के इस्तेमाल के किसी भी दूसरे व्यक्ति के दिमाग के विचार को जान लेना ही माइंड रीडिंग कहलाता है। इस क्रिया में व्यक्ति अलर्ट रहकर अपना दिमाग खुला रखकर सामने वाले व्यक्ति की फीलिंग को समझता है, कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके और सलाह के जरिए दूसरे व्यक्ति के दिमाग को प्रभावी ढंग से पढ़ लेता है। मनोवैज्ञानिक इसे सहानुभूति सटीकता कहते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। इसका थोड़ा बहुत अंदाजा उनको मिल जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, माइंड रीडिंग करने वाले लोग इसका निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। कहा जाता है कि ये लोग दिन में कम से कम 2 से 3 बार ये पता लगाने की कोशिश में रहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे लोगों के अंदर एकाग्रता होती है, जो किसी के दिमाग को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। कई लोग तो यह समझते हैं कि शायद माइंड रीडिंग विज्ञान पर आधारित है, पर यहां यह भी समझना जरूरी है कि माइंड रीडिंग सटीक विज्ञान पर आधारित बिल्कुल भी नहीं है। जी हां माय डियर फ्रेंड्स, जानकार तो यह भी मानते हैं कि आप हर बार सही नहीं हो सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति के मन में आखिर क्या चल रहा है, बात भी सही है। हो सकता है आप अभी सही है तो थोड़ी देर के बाद आप गलत हो जाएं। माइंड रीडिंग करते समय इस बात पर भी फोकस किया जाता है कि सामने वाले के शारीरिक हाव भाव कैसा है, व्यक्ति की आंखें कैसी है, उसकी मुद्रा कैसी है, उसके चेहरे के हाव भाव क्या कह रहे हैं, बोलने के हिसाब से आदि आदि तरीकों को देखकर माइंड को रीडिंग करने में मदद मिलती है। जी हां, उत्तर भारत में इन दिनों की बात करें तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सितारे अभी बुलंदी पर हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की सड़कों पर
अगर निकल जाइए आप तो इन जगहों के बाजारों में निकल जाइए माय डियर फ्रेंड्स, यहां के घरों में घूम के आइए। कोई मिले या ना मिले, कम से कम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अगर बात होगी तो बिल्कुल सच मिल जाएगी आपको। जी हां, आगरा के लोगों के दिमाग पर तो मानो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जैसे कब्जा कर लिया है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का क्या है जादू, क्या है मैजिक? क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कोई सिद्धि प्राप्त है, या फिर यह सब सिर्फ दिमाग की उपज या खेल है? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि बागेश्वर धाम क्या है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आखिर कौन है। बागेश्वर धाम .net के अनुसार बागेश्वर धाम मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित है। यह बालाजी हनुमान का मंदिर है जो कि चंदेल कालीन है। सन 1986 ईस्वी में गांव के लोगों ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उसके बाद ग्राम गढ़ा के ही बाबा सेतुलाल गर्ग चित्रकूट से दीक्षा लेकर अपने गांव गाढ़ा के प्राचीन मंदिर पहुंचते हैं और यहां राम कथा करने लगते हैं। इसके साथ ही वे यहां झाड़ फूक भी करने लगे। यहीं से बागेश्वर धाम में कथित चमत्कार की शुरुआत होती है। इसी गांव में 4 जुलाई सन 1996 को पैदा हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग, जो कि बाद में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के तौर पर जाने जाते हैं। इनके पिता का नाम करपाल गर्ग और मां का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। इनके दादाजी भी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। इनके दादाजी निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे और बालाजी हनुमान मंदिर के पास दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादा को ही अपना गुरु बताते हैं। इन्होंने भी अपने दादा की ही तरह दिव्य दरबार लगाना शुरू करते हैं। देखते ही देखते इनके दरबार की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जब मंदिर के पास भीड़ बढ़ने लगी तो इन्होंने शहर शहर जाकर दरबार लगाना शुरू कर दिया। हमने आपको बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में बता दिया है माय डियर फ्रेंड्स। अब हमारे सामने यह सवाल आता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आखिर क्या करते हैं? लोग कहते हैं यह एक चमत्कारिक बाबा है, सिद्धि प्राप्त बाबा है, शक्ति प्राप्त बाबा है। लोग ऐसा क्यों कहते हैं, इसे हम आपको बताते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पहला तथा कथित चमत्कार उनका यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हजारों लोगों की भीड़ में किसी भी व्यक्ति को उसके नाम से अपने पास बुलाते हैं। उस व्यक्ति की जानकारी, उसे क्या समस्या है, कब से वो समस्या है, इस समस्या का हल आखिर क्या है, यह सब एक पेपर पर बिना उससे पूछे लिख देते हैं। जब वो अपनी समस्या को बताता है तो वही निकलती है। जी हां, जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पेपर पर लिखा होता है। समस्या के हल के लिए वो उपाय भी बताते हैं कि हवन करवाओ, कथा करवाओ, काला कपड़ा पहनो और भी इसी तरह की तमाम तरह की चीजें। क्या यह सब तार्किक है? क्या यह सब वैज्ञानिक है? क्या यह पाखंड नहीं है? इस पर हम बात आगे करेंगे डियर फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दूसरा चमत्कार क्या है। तथा कथित दूसरा चमत्कार, कथित रूप से किसी एक व्यक्ति के अंदर कोई जिन्न, कोई भूत, कोई आत्मा कुछ घुस गया है जो उस व्यक्ति को परेशान कर रहा था। बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उस व्यक्ति के अंदर से जिन्न को भगाते हैं और इस दौरान जिन्न या भूत जो भी है वो इस शास्त्री जी से बात करता है। कुछ इस तरह का है इनका दूसरा तथाकथित चमत्कार। आखिर ये चमत्कार की सच्चाई क्या है डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं। अब हमारे सामने एक सवाल यह उठता है कि इन तथाकथित चमत्कारों की सच्चाई क्या है? क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है? यहां पर मैं कहूंगा कि इसे सीधे सीधे खारिज कर देना शायद सही नहीं होगा और इसे स्वीकार करना भी सही नहीं होगा। इसका समर्थन करना या नहीं करना, फिर इन्हें स्वीकार करना है कि नहीं करना है, यह आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि यह अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बात शायद होगी। इससे समाज में लोगों के अंदर पाखंड को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी तरफ इसको हम खारिज इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि हिंदुस्तान संतों का,
हिंदुस्तान ऋषि मुनि का, हिंदुस्तान तपस्वियों की भूमि रही है। यहां कई सच्चे संतों को सिद्धि प्राप्त होती है माय डियर फ्रेंड्स। जी हां, आइए कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं। इसलिए तो मैंने कहा अगर हमारी बातों से किसी की भावना को आहत होती है, मैं माफी मांगता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, देवराहा बाबा, जी हां, ये उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। देवराहा बाबा के बारे में आपने अवश्य ही सुना होगा। जब हम देवराहा बाबा की बात कर रहे हैं तो हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम इनकी तुलना नहीं कर रहे हैं। बस सिर्फ एक मैं उदाहरण स्वरूप या प्रसंगवश इनके बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो देवराहा बाबा की शक्तियों की चर्चाएं अभी भी होती है। लोग अभी भी कहते हैं कि देवराहा बाबा निर्जन वस्तुओं से बातें करते थे। देवराहा बाबा के हाथों में प्रसाद अपने आप प्रकट हो जाता था। आगे आग जो है वो अपने आप जल उठती थी। ऐसी तमाम बातें जन श्रुतियों से चलती आ रही, लोगों की बातों से सुनी आ रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय जैसी कई महान विभूतियों देवराहा बाबा से प्रभावित थे। कहते हैं कि देवराहा बाबा कभी भी जमीन पर नहीं रहे, बल्कि जमीन से ऊपर मंच बनाकर रहते थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया में लंबे समय तक रहने के कारण ही उनका नाम देवराहा बाबा पड़ा था। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह की बातें और कहानियां नीम करोली बाबा को लेकर भी लोगों में प्रचलित है। लोग कहते हैं कि नीम करोली बाबा को भी शक्तियां प्राप्त थी। जी हां, अगर बात करें, आपने सुना होगा एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की कहानी हो, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की कहानी हो, या फिर हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट की कहानी हो, इनकी कहानी में एक बात तो कॉमन है माय डियर फ्रेंड्स कि इन तीनों ने नीम करोली बाबा के भक्त हैं। जी हां, और इन्होंने दावा यह किया था कि उन्हें नीम करोली बाबा से शक्तियां मिलती हैं। हमने आपको ये दो उदाहरण इसलिए दिए हैं, यह आपको सोचना, चूंकि हमारा जो ये भारत भूमि है, हमारा जो ये भारत धरा है, ये महान संतों का धरा है, ऋषि मुनियों का धरा है। लेकिन ऐसे और भी कई संत महात्मा हमारे जो है सनातनी देश में पैदा हुए हैं, जिन्हें कभी कोई फ्रॉड साबित नहीं कर पाया। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या फिर बागेश्वर सरकार फ्रॉड है या फिर उन्हें वास्तव में कोई सिद्धि प्राप्त है, इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। डियर फ्रेंड्स, यह आपको तय करना है या सच में यह फ्रॉड है, या साइंटिफिक रीजन है, या फिर कोई चमत्कार है। इसी तरह की तमाम इंटरेस्टेड जानकारी आपको हमारा चैनल ही देता है। तब तक हमारे वीडियोस पर बने रहें और एक नए जबरदस्त और सच्ची जानकारी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होता हूं। दीजिए जय हिंद, जय भारत।